Bismillahirrahmanirrahim. Muzammil Rauf Khan here, Head of Physics Department at the Creator Children University, Kotadu. Ninth class, as you know, we are discussing unit number 3, that is dynamics. Today we are discussing very important long question, that is centripetal force. बोर्ड के पेपर में रिपीटेड है ये लॉन्ग क्वेश्चन, इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है. What is centripetal force? Centripetal force is a force that keeps a body to move in a circle. Centripetal force एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी जिस्म को दायरे में घूमने पर मजबूर करती है. इसमें हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था. सर्कुलर मोशन क्या था? सर्कुलर मोशन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना सर्कुलर मोशन कहला रहा होता है. अभी अब वो ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो उसे एक किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उसे सर्कल में रोटेट करने पे मजबूर कर रही होती है. तो वो फोर्स क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम FC से रिप्रेजेंट करते हैं. FC जो कि रिप्रेजेंटेशन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की. अब हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट है, हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक हमारे पास स्टोन है, उसको हमने अटैच कर दिया किसी स्ट्रिंग के साथ में. स्ट्रिंग के साथ जब हमने उसको अटैच किया हुआ है तो वो रोटेट करना स्टार्ट करता है. जब उसके ऊपर हम कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट पर इस तरह से रोटेशन स्टार्ट कर देता है. अब जबकि जब उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसकी क्या होती है? वेलोसिटी चेंज होती है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. इनर्शिया उसके अंदर पाई जाती है. इनर्शिया क्या होता है? अभी इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन. जो उसकी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली हो रही होती है उसके खिलाफ वो रेजिस्ट कर रहा होता है. अब इनर्शिया तो उससे स्ट्रेट लाइन के अंदर रोटेट करना चाहता है, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, अभी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाइए तो वो सीधी स्ट्रेट लाइन में इनर्शिया जो है उसकी मूवमेंट स्टार्ट करता है. जबकि वो ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करता है सर्कल के अंदर. अब वो जब सर्कल के अंदर रोटेट कर रहा होता है तो क्या होता है, क्या वजह है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे सर्कल पर हरकत करने में मजबूर कर रही होती है? वो ऑब्जेक्ट जो है उस सर्कल में रोटेट करने पर मजबूर हो जाता है. वो फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स. यानी इनर्शिया की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो जो मोशन होती है उसकी स्ट्रेट लाइन में होती है. जबकि ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ के अंदर. और सर्कुलर पाथ के अंदर जो उसकी मोशन चल रही होती है वो किसकी वजह से होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है मूव करता है सर्कल के अंदर पे. अब हम फर्ज करते हैं कि हमने एक स्टोन को डोरी से कनेक्ट किया हुआ है. जैसे उसको कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. अगर डोरी स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग ना होने पर वो टूट जाती है. टूटने पर क्या होता है? अभी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है सर्कल के अंदर, इस तरह से रोटेशन उसकी चल रही होती है. अब वो क्या करता है? अभी जहाँ से वो टूटता है तो वो बिलफर्ज जहाँ से टूटा तो इस पॉइंट से वो जा रहा होता है, यहाँ से टूटा, इस पॉइंट से, यहाँ से टूटा, इस तरह से जिस जहाँ से वो ब्रेकआउट होता है वो वहाँ से टेंजेंट बनाता हुआ. टेंजेंट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन के अंदर होता है, रोटेट कर रहा होता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है? अभी जहाँ से वो टूटता है तो सर्कल को टच करते हुए जिस पॉइंट से वो टच करते हुए जाता है उसे हम बोलते हैं टेंजेंट. अब वो टेंजेंट बनाता हुआ वहाँ से आगे की जानब जाता है. अब यहाँ पर वो क्या होता है? अभी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है सर्कल के अंदर, और सर्कल से जब वो टूटता है, यानी जब हमारे पास जो डोरी होती है, स्ट्रिंग होती है, वो अगर स्ट्रांग नहीं होती, स्ट्रांग ना होने पर हमारे पास जो स्टोन होता है वो ब्रेक हो जाता है. ब्रेक होने पर वो सर्कल से टच करते हुए आगे जाना जाता है. जहाँ पर वो टच करते हैं उसे हम बोलते हैं टेंजेंट. अब हम कहते हैं अभी जो हमारे पास मून है रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. चांद जो होता है वो ज़मीन की गिर्द रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है. उसकी लॉजिक क्या होती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे सर्कल के अंदर घूमने पे मजबूर कर रही होती है? अब उसे कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है जिसकी बिना पर वो सर्कल के अंदर रोटेट करता है? तो वहाँ पर वो क्या होती है? भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसकी बिना पर वो क्या होता है? भी ऑब्जेक्ट जो होता है ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं होता, लेकिन वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है. अब उसकी लॉजिक क्या है? जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो तो यही होता है, ग्रेविटी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन से जितनी बुलंदी पर है, जितनी हाइट पर है, वो वापस ज़मीन पर लौट कर आ रहा होता है. कशिश शकल होती है, ज़मीन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, जिसे हम ग्रेविटी बोल रहे होते हैं. अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है एट द सरफेस
ऑफ अर्थ, वहाँ पर जी जो होता है वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे हम हाइट अटेन करते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो वेरी करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम नीचे जाने वाले हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अभी अब जितनी हम हाइट पे जाते हैं, चूँकि चाँद का ज़मीन से फासला 3,80,000 किलोमीटर है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून जो है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून जो होता है 1.62 मीटर पर सेकेंड होता है। अभी तो ये बहुत कम है। बहुत कम होने पर ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं होता है। अब वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो उसको मजबूर कर देता है ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करने पर। और वो जो सर्कुलर मोशन होती है, वो ऑब्जेक्ट जो है यानी हमारे पास मून जो है ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है सर्कल के अंदर, वो उसे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसे क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। जिस तरह से यहाँ पर जो डोरी की टेंशन होती है, टेंशन उसे क्या प्रोवाइड कर रही होती है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो हमारे पास मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, उसे जो हमारे पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही होती है, किसकी वजह से होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास जो होता है वो ज़मीन पर तो 10 मीटर पर सेकेंड होता है, और ऑन द सरफेस ऑफ द मून 1.62 मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है। अभी अब हमारे पास जो होता है अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज़ वी स्क्वायर ओवर आर। वी स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये उसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is directly proportional to the square of the velocity and inversely proportional to its radius। यानी रेडियस जितना इंक्रीज होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उतना डिक्रीज हो जाएगा, रेडियस जितना डिक्रीज होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उतना इंक्रीज हो जाएगा। अब हम देखते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ मोशन, F इज इक्वल टू ma हमने देखा था न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन। अगर इसको मैं FC कर दूँ, इसको मैं AC कर दूँ, तो ये हमारे पास FC रिप्रेजेंट कर रहा होता है अभी सेंट्रीपिटल फोर्स को, और AC रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम देता हूँ, बी पुटिंग द वैल्यू, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम देते हैं, अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, अभी FC इज इक्वल टू MAC है। AC की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है अभी V स्क्वायर ओवर R, यानी FC इज इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर R, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर R, मैस और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी जो है उसका प्रोडक्ट, एंड centripetal force is the directly proportional to the mass and the square of the velocity and inversely proportional to its radius। अब आप लोगों का sometimes शार्ट क्वेश्चन भी आ जाता है अभी, centripetal acceleration is inversely proportional to its, centripetal force is inversely proportional to its radius होता है, रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड स्केयर ऑफ द वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मास और स्केयर ऑफ वेलोसिटी जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, AC इज इक्वल टू V स्केयर ओवर R, यानी स्केयर ऑफ द वेलोसिटी जो होती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो रेडियस होता है वो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी इंतहाई लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है उसकी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो एप्लीकेशन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे मैं FC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंक को किनारे को बोल रहे होते हैं, रोड सड़क का किनारा। बैंकिंग ऑफ रोड्स में हमारे पास जब हम मूव कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने देखा है कि उसके जो बैंक्स होती हैं, जो उसके किनारे होते हैं रोड्स के, वो कुछ इस शेप के अंदर, यानी उसका जो आउटर एज होता है, इनर एज और आउटर एज, ये कुछ ये शेप है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस शेप में लेकर आऊँ, ये देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये उसका इनर एज है, ये उसका आउटर एज है। इनर एज से आउटर एज जो होता है उसे रेज़ किया जाता है, उसे बुलंद किया जाता है, उसे ऊपर की तरफ उठाया जाता है। वजह क्या होती है, जो गाड़ी की ग्रिप है, जो रोड की ग्रिप है,
टायर्स की जो ग्रिप है रोड के साथ वो मजबूत हो सके। वो जैसे ही उसके साथ मजबूत होती है तो उसको मूवमेंट करने में इंतहाई आसानी रह रही होती है। भी वो ईज़िली वहाँ से मूव कर रहा होता है, यानी गाड़ी के जो उलटने का खतरा होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। रोड और टायर के दरमियान उसे एक्सेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड हो रही होती है, जिसकी बिना पर टर्न लेते हुए हमें किसी किस्म की कोई इशू नहीं रहता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अभी वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर, यहाँ पर हमारे पास जो वॉशिंग मशीन ड्रायर जो उसको खुश करने के लिए, कपड़ों को हम खुश करने के लिए वॉशिंग मशीन उसके अंदर एक ड्रायर होता है, दूसरा हम उसको कपड़ों को जो वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रायर क्या करता है, उसे खुश कर होता है। इसके अंदर फाइन होल्स होते हैं जो हमारे पास वॉशिंग मशीन ड्रायर होता है, इसके अंदर फाइन होल्स होते हैं। अब जैसे इसके अंदर हम कपड़ों को डालते हैं, ऊपर लिड जो ढक्कन होता है उसे हम बंद कर देते हैं। बंद करने पर इसको जो हमारे पास सेंट्री वॉशिंग मशीन ड्रायर होता है ये रोटेट करता है सर्कल के अंदर, यानी वो हमारे पास उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाती है, जिसकी बिना पर जो हमारे पास कपड़े होते हैं उसके अंदर डाले जाते हैं। जो पानी होता है उसमें से जो वो हमारे पास फाइन होल्स की मदद से उसमें से बाहर की जानिब निकल जाता है, और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हमारे कपड़े जो हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो जाते हैं। ये भी एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है। उसके बाद क्रीम सेपरेटर है। अभी क्रीम सेपरेटर भी सेम इट एज वर्क कर रहा होता है। यहाँ पर हम एक बाउल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी जो बाउल होता है वो रोटेट करता है। अब रोटेशन किसकी वजह से होती है, ये इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्रीम सेपरेटर, तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो हमारे पास होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन आम ज़बान में इसे हम मधानी बोल रहे होते हैं। भी सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्रीम सेपरेटर होता है। भी जो बाउल होता है ये रोटेट करता है। जैसे इसकी रोटेशन स्टार्ट होती है इसके अंदर जो हम जो हमारे पास फैटी इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे पास, जो उसके फैटी जो हमारे पास अज्जा होते हैं जो उसके अंदर डाले जाते हैं। जिस तरह से हमारे पास मिल्क है, मिल्क में से जो मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं, ये जिस तरह से ऑलपर्स हो गए, ये ट्रंग हो गए, मिल्क पैक वगैरह, ये हलीब वाले हो गए, कि क्या करते हैं तो उसके अंदर बाउल की मदद से वो क्या करते हैं उसको उसके अंदर यानी घुमाया जाता है। यानी क्रीम सेपरेटर जो होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन की तरह पर काम कर रहा होता है। जैसे ही ये सर्कल के अंदर रोटेट करता है तो इसके जो हमारे पास अज्जा होते हैं, जो हमारे पास लाइटर और हैवियर होते हैं, ये डिफरेंट हो जाते हैं। यानी इसमें से क्रीम और जो हमारे पास बटर होता है उसको सेपरेट किया जाता है। जो हमारे पास इसके हैवियर कंटेंट्स होते हैं वो एक साइड पे हो जाते हैं, जो उसके लाइटर कंटेंट्स होते हैं वो हमारे पास उसके जो एक्सेस होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। अब एक हमारे पास पाइप होता है, उस पाइप की मदद से इसको अलहदा कर लिया जाता है। यानी हमारे पास जो मिल्क होता है या हमारे पास जो लाइटर कंटेंट्स होते हैं वो अलहदा कर लिए जाते हैं। जो हमारे पास मिल्क होता है उसको अलहदा कर लिए जाते हैं। ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है अभी क्रीम सेपरेटर का। उसके बाद हमारा टॉपिक है अभी इससे रिलेटेड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो तो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर रोटेट करने पे मजबूर कर रहा होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है ये रिएक्शन होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था, टू हैव रिएक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर रोटेट करने पे मजबूर कर रही होती है, इनसाइड द सर्कल। जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये आउटसाइड द सर्कल, उससे बाहर घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी आउटसाइड द सर्कल जो उसकी रोटेशन होती है ये हमारे पास क्या कहला रही होती है, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनसाइड द सर्कल जो हमारे पास मूवमेंट होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। आउटसाइड द सर्कल जो हमारे पास उसकी मूवमेंट होती है वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहला रही होती है। इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चीज़ के तैयार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।